नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है देसी न्यूज़ एनालिसिस पर। इस चैनल पर आपको इंडिया और यूएसए का करंट अफेयर एंड एनालिसिस के लिए हम लोग मिलते हैं, जहां सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट भी के बारे में बात होती है। मैं एक भारतीय हूं, यूएसए में रहता हूं और भारत को समझता हूं अपनी जड़ों से, अपनी रूट से, और अमेरिका को देखता हूं सिस्टम के अंदर से। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है जो करंट ईरान वॉर चल रही है, ये क्या है, क्यों हो रही है और क्या हो सकता है। राइट, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यूएसए के टाइम के हिसाब से ये फरवरी 28 2026 को स्टार्ट हुई और हिंदुस्तान के हिसाब से ये 1 मार्च को चालू हुई, जिसमें कि यूएसए और इजराइल ने मिलके ईरान के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया, जिसको यूएसए बोलता है एपिक फ्यूरी, इजराइल बोलता है रोअरिंग लायन और ईरान उसे बोलता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इस पूरे कैंपेन के कुछ स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे जो यूएसए और इसराइल ने बोले। क्या थे वो? नंबर 1, कि ईरान की जो मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं एग्जिस्टिंग, उनको खत्म करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको मिट्टी में मिला देना। नंबर 2, इंश्योर करना कि भविष्य में कभी भी ईरान अपने मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डेवलप ना करने पाए। नंबर 3, ईरान के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करना। नंबर 4, जो ईरान फंड करता है प्रॉक्सीज को अक्रॉस द होल रीजन, लाइक हमास, हिजबुल्ला, सऊदी, हुतीज, शिया मिलिशिया इन इराक, उन सब की फंडिंग बंद करना, उनके हथियार देना बंद करना, उनको रिलीजियस एंड अदर पॉलिटिकल सपोर्ट बंद करना। और लास्ट में ईरान के अंदर एक पार्टिसिपेटरी, सेक्युलर एंड एक फ्रेंडली रेजीम इंस्टॉल करना। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ईरान है क्या। राइट, उसकी समझते हैं पॉपुलेशन कैसी है। सो ईरान में करीब 93 मिलियन लोग रहते हैं, 9 करोड़ 30 लाख। राइट, इट्स अ बिग पॉपुलेशन। राइट, और इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें करीब 39% माइनॉरिटीज हैं और 61 पर्शियंस हैं। राइट, बेसिकली जो फारसी या पर्शियन लोग हैं। और ज़्यादातर लोग, करीब 85% लोग शिया मुस्लिम हैं, 15% सुन्नी हैं। इसका मतलब 100% मुस्लिम ही हैं, लेकिन उनमें डिवीजन है। राइट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान के अंदर एक भी सुन्नी मॉस्क नहीं है, सुन्नी मस्जिद नहीं है। आप ला सकते हैं कि शिया और सुन्नी की क्या हालत होगी वहां पर, सुन्नियों की क्या, शिया कैसे रखते हैं सुन्नियों को। राइट, अब आते हैं उसकी पॉपुलेशन मेकअप पर। तो हमने जैसे मैंने बताया जैसे कि पर्शियन 61% है, वो शिया हैं। दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है अजेरीज की, बेसिकली जो अजरबैजान के लोग हैं, करीब 16% हैं और वो शिया हैं वो भी, और वो टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं। 10% कर्ड हैं और कुर्द हैं, जो कि सुन्नी हैं। राइट, और जो कि बॉर्डर करते हैं इराक के कर्दिश एरिया को। और जस्ट आप नोट कीजिए कि जो इराक में जो कर्दिश एरिया हैं वो ऑटोनॉमस हैं आफ्टर द इराक वॉर। राइट, बेसिकली बस वो देश नहीं है, लेकिन अपने आप में वहाँ जाना है तो आपको अलग से वीजा लगवाना पड़ेगा वहां पर कर्डिश रीजन का। राइट, और कर्डिश जो है, जो कुर्द लोग हैं, बेसिकली इराक में, टर्की में और सीरिया में रहते हैं। राइट, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो। बलोच हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान पर के बॉर्डर पर हैं। वो छोटी पॉपुलेशन है, करीब 2% है, लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन है। टर्क्स हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पर हैं, वो करीब, वो भी 2% है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो बॉर्डर एरियाज में हैं ईरान के। ऐसा क्यों है आखिर? इसका कारण ये है
कि वक्त के साथ साथ ईरान ने इन एरियाज को जीता और उन पे कब्जा किया, राइट। इसलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर पर्शियन लोग नहीं रहते, बाकी लोग रहते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जो आज का ईरान है वो पर्शिया नहीं है, वो पर्शिया से बड़ा है। आप समझते हैं इसकी टोपोग्राफी को। सो जो ईरान है वो बहुत ही रगेड है। उसमें तीन चीजें हैं वहां पर, बस तीन तरह की जमीन है। पहाड़ है, रेगिस्तान है, और कोस्टल एरिया है। 50% ऑफ द ऑफ एरिया ऑफ ईरान इज माउंटेन्स। जो बीच में आप देख रहे हैं सेंट्रल प्लेटू है, और वो भी सूखा है, रेगिस्तान एरिया है। सिर्फ जो कहते हैं ना बढ़िया मौसम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो सिर्फ कहाँ पर है? कैस्पियन सी के कोस्ट पर, ऊपर नॉर्थ में, यस। नॉर्थ साउथ वेस्ट में आपके पर्शियन गल्फ के बॉर्डर पर है, सम पार्ट ऑफ इराक बॉर्डर, राइट। ईरान बहुत बड़ा देश है, करीब हिंदुस्तान के आधा एरिया है, और जो लोग यूएसए के रेफरेंस से करीब कैलिफोर्निया स्टेट का 4 गुना है। सो बहुत बड़ा एरिया है और रगेड माउंटेन्स एरिया है। यहाँ पर यदि आपकी लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं है तो यहाँ पर राज करना आसान नहीं है। हम लोग एक टर्म सुन रहे हैं जीसीसी कंट्रीज, आखिर ये है क्या? जीसीसी कंट्री मीन्स गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसमें 6 कंट्रीज हैं, 6 देश हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। ये 6 की 6 कंट्रीज, इनकी जो मेन इकोनॉमिक है वो है ऑयल, एक्सेप्ट दुबई विच इज पार्ट ऑफ यूएई, राइट। तेल तेल गैस, तेल गैस, और कुछ नहीं। ये लोग बहुत अमीर हैं, तेल बेच बेच के बहुत अमीर बन गए हैं, राइट। और ये सब लोग यूएसए के साथ अलाई करते हैं, और इन 6 की 6 कंट्री की जो करेंसी है वो पैग है यूएस डॉलर के साथ। बेसिकली दे आर मींस यू कैन से इट इज अ, जो जैसे यूएई की जो करेंसी है वो 3.5 ऑफ यूएई दिनार इज $1, राइट। जीसीसी कंट्रीज यूएसए की सबसे बड़ी कस्टमर हैं उनके वेपन की, यूएसए के वेपन सिस्टम्स के, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। और जो उनका प्रॉफिट आता है उसे वो यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं। और इन सभी 6 जीसीसी कंट्रीज में यूएसए के मिलिट्री, नेवल एंड एयर बेसिस हैं। सो ये सभी कंट्रीज यूएसए से अलाइड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूएसए के लिए। आपने एक टर्म सुनी होगी, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये बेसिकली कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को यूरोप से, इंडिया से दुबई वाया सी, दुबई से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल वाया ट्रेन और रोड, एंड फिर हाइफा इन इजराइल टू यूरोप वाया सी। ये जो रूट है ये बेसिकली दो तीन चीज़ें करता है, तीन चीज़। एक तो जो जो सुएज कैनाल के थ्रू ट्रैफिक है उसको चैलेंज करता है, राइट, एक अल्टरनेटिव रूट देता है उसके लिए। दूसरी साइड जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करता है, राइट। इसके अलावा अभी तक जो हिस्ट्री में जो रूट था हिंदुस्तान से यूरोप जाने के लिए, हमेशा वो टर्की वाया टर्की रहा है। ये टर्की को बाईपास करता है, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। हम लोग एक टर्म और बहुत सुन रहे हैं, रिजीम चेंज। आखिर ये होती क्या चीज़ है? देखिए, किसी भी रिजीम में 3 चीज़ होती हैं। एक उसके लीडर्स, एक होते हैं उसका स्ट्रक्चरल, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका शासन व्यवस्था कैसी है, और तीसरी है उसके आइडियोलॉजिकल थॉट। जब हम कहते हैं रिजीम चेंज तो उसके तीनों चीज़ चेंज होती हैं। जैसे रिमूवल ऑफ लीडरशिप, जैसे इसराइल ने जो उनके टॉप कमांडर्स हैं, या आयतुल्ला है, प्रेसिडेंट है ईरान के, उन सबको मार दे, उनकी जगह रिप्लेस कर दे, नए लोग ले आए, एक कंपोनेंट। दूसरा उनकी जो शासन व्यवस्था है
ईरान की, कि एक प्रेसिडेंट है, एक आयतुल्ला है, उसकी गवर्निंग काउंसिल है और ऑल दस थिंग, इसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दे। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जैसे इंडिया में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जैसे कि यूएसए में है, उससे रिप्लेस करे। और इंस्टीट्यूशनल और आइडियल चेंज, आज की तारीख में इस्लामिक कंट्री है ईरान, उसको रिप्लेस कर दे डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री से, है? ये जानना जरूरी है कि आखिर इसराइल और यूएसए क्यों है अगेंस्ट ईरान के। तो यूएस ईरान ने भी जीना हराम किया हुआ है इसराइल का और यूएसए का। ईरान नहीं मानता कि इसराइल को जीने का हक है, इनको इस उसको देश की तरह रहने का एक हक है, जूस लोगों को रहने का हक है, जिंदा रहने का, राइट। इसराइल के चारों तरफ जो उसने हिजबुल्ला और हमास, उन लोगों को खड़ा किया है इसराइल ने, जो रोजाना कत्लेआम मचाते रहते हैं, राइट। जो अक्टूबर 2023 में जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, इसमें करीब 1200 लोगों को मारा था, उनका कत्लेआम किया था, किसने पैसे दिए थे, किसने फंड किया था, किसने सपोर्ट किया था? ईरान ने, राइट। ग्रेट सैटान, डेथ टू अमेरिका, कौन बोलता है? ईरान, राइट। इन इसके अलावा सीरिया के अंदर जो असाद रजीम थी, मर्डर्स, उसको किसका सपोर्ट था? ईरान का, क्योंकि असाद भी शिया था। सो ईरान के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। कोई भी जब वॉर होती है उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव। इस पूरी वॉर से आखिर यूएसए को क्या मिल सकता है पॉसिबली? आज की तारीख में चाइना ईरान से तेल ले रहा है युआन में, डॉलर में नहीं, युआन में, और डिस्काउंटेड रेट पे ले रहा है। यदि इसको रोक देता है यूएसए, एक मेजर सोर्स विच इज अराउंड 15% ऑफ चाइनाज ऑयल विल बी ब्लॉक्ड। अरेबियन सी में जो उसका प्लान है, चाइना का अरेबियन सी में वाया ईरान आना, वाया रोड और वाया रेलवे, उसको रोक सकता है। एंड जो आफ्टर वॉर जो वहाँ पर डेवस्टेशन हुआ है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन ऑयल कंपनीज के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए और दूसरी अलग कंपनीज के लिए, राइट, यूएसए कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। और ड्यूरिंग वॉर naturally weapon has to be will be sold by the American weapon manufacturers। इसराइल के लिए क्या है इस पूरी वॉर में पॉजिटिव पार्ट? कि जो कंट्री उसके चारों तरफ आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, उनको फंड कर रहा है, आर्म कर रहा है, उसको ही खत्म कर देना, राइट। सांप के जो फन है उसको कुचल देना। जो ईरान हमेशा धमकाता रहता है इसराइल को और उस पर हमला करता रहता है विद न्यूक्लियर एंड मिसाइल, उसको खत्म कर देना। और आईमैक पास होगा इसराइल से, मींस बिजनेस एंड ट्रेड में इसराइल का दबदबा बढ़ेगा। इसमें सऊदी अरब को क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है? सऊदी अरेबिया की जो हेजेमनी है सुन्नी वर्ल्ड पर, वो कंटिन्यू करेगी। और जो आपस में इनकी दुश्मनी है शिया सुन्नी की, ईरान इज द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ शिया मुस्लिम, वो खत्म हो जाएगा। आईमैक पास होगा सऊदी अरेबिया से, राइट। और सऊदी अरेबिया को मौका मिलेगा हुतीस को क्रश करने की, जो उसके और कुछ हर दूसरे तीसरे दिन बाद अटैक करते हैं सऊदी अरब पर, उसके रिफाइनरीज पर, उसके अदर इंस्टॉलेशंस पर, उनसे छुटकारा। बाकी जीसीसी कंट्रीज, उनके लिए शांत होमूज स्ट्रेट मिलेगा, आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं, राइट।
इंडिया को क्या मिलेगा इस पूरे वॉर में? इस पूरे वॉर में यदि बाल्कनाइजेशन होता है ईरान का, सो इंडिया कैन हेल्प टू एस्टेब्लिश independent Baloch country out of illegally occupied Balochistan by Pakistan and the Baloch part of the Iran. एक और एक्टिव बॉर्डर बन सकता है पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर। सो इंडिया के लिए आसान हो जाएगा अपना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को मैनेज करना, क्योंकि पाकिस्तान की सेना डिवाइड होगी, आईमैक बन जाएगा, हॉर्मुज सेफ हो जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट। और ईरान यदि डेवलप होता है तो ईरान बिल्कुल पास में है, मीन्स आपको एक और सोर्स मिल जाएगा ऑयल एंड एनर्जी के लिए, बिल्कुल पास में। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में जो इंडियन कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। रशिया को क्या मिलेगा? चाइना और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा रशियन ऑयल पर। शॉर्ट टर्म में रशिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना तेल बेचने के लिए इंडिया को, इवन इन द मीडियम टर्म टू यूरोप, राइट? क्योंकि एक बड़ा सोर्स, ये 6 जो कंट्रीज हैं, दे विल बी इम्पैक्टेड। और यूएसए यूरोप का जो अटेंशन है वो रहेगा ईरान पर, और यूक्रेन के लिए फ्री रन मिल सकता है रशिया को। एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, हो सकती है आफ्टर सेंचुरीज क्रिश्चियनिटी को मौका मिलेगा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने के लिए, वो भी इस्लाम से, जो कि आपस में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपस में दोनों में कंपटीशन है, राइट? कुछ लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं कि हम शिया और सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड में आपस में लड़ाई करा सकेंगे, ये उनका फायदा है, राइट? मैं सही गलत पर नहीं जा रहा हूं, बट जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको फायदा होगा। इस वॉर के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ईरान के पास हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम है, यदि वो उससे एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, जीसीसी कंट्रीज पर, इसराइल पे छोड़ सकता है। सोच यदि हुआ तो क्या होगा? जीसीसी कंट्रीज में रहना मुश्किल हो जाएगा, उनका इकोनॉमिक बूम का साइकिल बंद, टूरिज्म बंद, इसराइल का एक बहुत बड़ा एरिया इनहेबिटेड हो जाएगा, जो कि इसराइल पहले से ही बहुत छोटा सा देश है। यदि ईरान के जो बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिएक्टर है, राइट, उस पर यदि बमबारी होती है और वहां से रेडिएशन लीक होता है, राइट, वी माइट हैव a Chernobyl like situation in Iran, which is pretty dangerous. Because of war, oil supply disrupt होगी, शिपिंग लेन्स डिस्टर्ब होंगी, राइट, ग्लोबल ग्रोथ है उससे फर्क पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म रेगुलर ईरानियन प्रॉक्सी से वॉर चल जाएगी यूएस अमेरिकन एंड एलाइज की, राइट? रीजनल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर हो सकती है ईरान के अंदर, जैसे जैसे लीबिया में चल रही है, लीबिया 2.0 बन सकता है, राइट? यूएसए ने ये जो वॉर शुरू के लिए किया है उसमें कोई यूएन का मैंडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूएसए की जो इमेज है वो और खराब हो सकती है, राइट? यूएसए और वेस्टर्न पावर्स की जो रीजनल एक्टर्स लाइक टर्की, सऊदी अरेबिया के साथ जो इक्वेशन है और ज़्यादा खराब हो सकती है। सऊदी अरेबिया, सॉरी, सीरिया में जब वॉर हुई थी तो एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी पॉपुलेशन यूरोप में गई थी, हो सकता है कि ईरान से जाए, हु नोज, इट्स अ पॉसिबिलिटी। एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, फाइनेंशियल होगा, एक बहुत बड़ा खतरा है यूएसए बिजी हो जाए ईरान में और इसका ध्यान यूक्रेन एंड ताइवान से हट जाए। रशिया और चाइना की बल्ले बल्ले। इन सब में ईरान क्या कर सकता है बुरे से बुरा? डर्टी बॉम्ब,
हम लोगों ने बात की, वो जीसीसी कंट्रीज की फूड एंड वाटर सप्लाई रोक दे। जीसीसी कंट्रीज में 90% ऑफ फूड इज इम्पोर्टेड। पोटेंशियली ईरान घुटनों पर ला सकता है जीसीसी कंट्रीज को, 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के बीच में लोग भूखे मर जाएंगे। पानी जीसीसी कंट्रीज समुद्र से लेती हैं, समुद्र से साफ करती हैं। यदि उन प्लांट्स को अटैक करे, बंद करा दे ईरान, लोग प्यासे मर जाएंगे। 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन के अंदर मारा मारी हो जाएगी। ईरान के प्रॉक्सी जो हुतीज हैं वो सुएज कनाल को बंद कर दें। वर्ल्ड ट्रेड बिग प्रॉब्लम। जो एयरपोर्ट हैं, ट्रांजिट एयरपोर्ट हैं, बेसिकली दुबई, आबू धाबी, कतर, दोहा, इन एयरपोर्ट्स को बंद करा दें ईरान। मींस साउथ एशिया से जो ट्रैफिक जाता है यूरोप में, सोचिए क्या हालत होगी इसकी। आयतुल्ला जान अपनी मौत को शहादत में कन्वर्ट हो जाए, उसकी मौत, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिहाद में। मतलब शिया एक्सट्रीमिज्म को अनलिमिटेड बॉडीज ऑफ टेररिस्ट आर अवेलेबल। बट इट डेंजरस, और बेसिकली ये हो रहा है। मेरे ख्याल से ये इजराइल और यूएसए ने गलती कर दी है। ईरान अपनी जो डिफरेंट यूनिट्स को ऑटोनोमस कर दे और वो इंडिपेंडेंटली लड़ाई चालू कर दें जीसीसी कंट्रीज, इजराइल एंड अमेरिका के साथ। कियोस। आपको पता ही नहीं है कि किससे बात की जाए युद्ध विराम के लिए, यदि करना है तो किससे नेगोशिएट की जाए, बिकॉज हर एक यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो मारकाट मचा हुए हैं। और यदि ईरान युद्ध हार जाता है, वॉरलॉर्ड्स आएंगे, लोकल वॉरलॉर्ड्स। लॉन्ग टर्म सिविल वॉर, लॉन्ग टर्म वॉर is pretty dangerous, and it seems these two things are happening. It's bound to happen. वॉर के बाद में ईरान क्या कर सकता है बुरे से बुरा? टेरर आउटफिट्स, अमेरिकन इंटरेस्ट को हर्ट करे, अमेरिकन पब्लिक को हर्ट करे, इंटरमीडिएटली फूड सप्लाई एंड वाटर सप्लाई ऑफ जीसीसी कंट्रीज को डिस्टर्ब को करता रहे। मींस जीसीसी कंट्रीज का जीना हराम हो जाए। वहाँ पे जो ट्रेडिंग हब बन रहा है, टूरिस्ट हब बन रहे हैं, वो खत्म हो जाए। राइट? उनके जो ट्रांजिट एयरपोर्ट्स हैं वो खत्म हो जाए। जो वारलॉर्ड्स हैं वो हार्मुज स्ट्रेट और सुएज कैनाल के ट्रैफिक को एक्सपेंसिव कर दें। मींस जीसीसी बिकम कॉस्टली। इसमें पॉजिटिव पार्ट है रशिया के लिए और वेनेजुएला के लिए। रशियन ऑयल विल बिकम चीपर कंपेयर टू द जीसीसी ऑयल, और वेनेजुएलन ऑयल को, वेनेजुएला जो ऑयल एसिड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए एक इंसेंटिव बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं। यूएसए एंड इजराइल जो फायर करते हैं मिसाइल्स, इंटरसेप्टर, उनकी कीमत है 10 लाख से लेके 50 लाख, 1 to 5 मिलियन डॉलर्स। किसके लिए? 50,000 डॉलर के ड्रोन को रोकने के लिए, जो कि ईरान फायर करता है। मतलब 50,000 के बदले 10 लाख, कितना कॉस्टली है। और ये वॉर लंबी चलती है तो अमेरिकन लाइव्स विल बी एट स्टेक, और जिसके लिए अमेरिकन पब्लिक तैयार नहीं है। ईरान एक शिया मिलिशिया बनाना चाहता है, शिया जिहाद अगेंस्ट अमेरिकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैक्स इस्लामिका। और जो प्रो यूएसए, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है जीसीसी में, उनको खाड़ के फेंकना चाहता है। उसको उसे एक मिल सकता है इंसेंटिव। और यदि जीसीसी कंट्रीज में ट्रबल होती है, उनका रेवेन्यू लेस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा, मतलब ये कि उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, मतलब वो यूएसए में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे।
मीन्स यूएसए के मार्केट, आप समझ सकते हैं क्या होगा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईरान ही करेगा, कुछ यूएसए एंड इसराइल भी करेंगे। क्या कर सकते हैं वो बॉम्बिंग चालू रखें एग्जिस्टिंग मिलिट्री, ईरान की एग्जिस्टिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर, मिलिट्री एसेट्स पर, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, ऑयल, बेसिकली ईरान को स्टोन एज में वापस ले जाएं, प्री इंडस्ट्रियल एरा बना दें ऐसे, जैसे जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, राइट। और वो लगता है मुझे इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। रिजीम चेंज करने के लिए इसराइल और यूएसए को जमीन पर उतारने पड़ेंगे सैनिक, जिसकी बहुत मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो इतने सैनिक उतार सके जमीन पर। यूएसए की जो पॉपुलेशन है, राइट, होम कंट्री में, दे आर वेरी मच अगेंस्ट अबाउट इट। नाटो एंड अरब कंट्रीज में और जीसीसी कंट्रीज में उनके पास इतने सोल्जर्स ही नहीं है, और उन पर इतनी इतनी उनकी विलिंगनेस नहीं है। इस वॉर को यूएन का मैंडेट नहीं है, तो कोई थर्ड और कोई भी फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता। कौन अपने सैनिकों को मरने भेजेगा? कुछ लोग भेज सकते हैं जैसे पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी, लेकिन सी क्या होता है, लेट्स सी। एसेंशियली इसराइल और यूएसए डिकैपेसिटेट देयर पॉलिटिकल, रिलीजियस, मुल्ला एंड मिलिट्री लीडरशिप, जो कि लगता है कि हो ही रहा है। इसके अलावा जो उनके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं जो कि मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम में थे इन्वॉल्व, उनको एलिमिनेट करना। तो एक साइंटिस्ट इंजीनियर बनने के लिए वो 15 से 20 साल चाहिए, राइट। आप एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स पूरी एक हटा दीजिए, मतलब उस देश को कम से कम 50 साल पीछे धकेल देते हैं, और ये होगा ईरान में। शिया सुन्नी जो है डिवाइड, क्योंकि सुन्नी मुस्लिम जो सुन्नी हैं उनको काफी रिप्रेस किया हुआ है शिया पॉपुलेशन ने, ये डिवाइड उभारा जाएगा विद इन ईरान। देखिए आप क्या होता है। जो कुछ इथनिक माइनॉरिटीज हैं, राइट, हमारी बात इतनी है अज़ेरी, कुर्ड्स, बलोच, टर्क्स, इनको कहा जाएगा कि लड़ो और आपको अलग ऑटोनमस रीजन या देश मिलेगा, राइट। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई थी, और अजरबैजान ने आर्मीनिया के एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, और आज भी कब्जा है। अजरबैजान मतलब टेंडेंसीज हैं एक्सपेंशनिस्ट, उसको एनकरेज करा जाएगा कि तुम घुसो ईरान में और कब्जा करो। जो कुर्द हैं उनको दिया जाएगा लालच कि आपका एक देश बन सकता है, अपना जो इराक के ऑटोनोमस रीजन में लाके, और कुछ पार्ट ऑफ सीरिया, कुछ पार्ट ऑफ टर्की प्रोबेबली मिला के कुर्दिस्तान बना सकते हैं। टर्की इसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन सी कितना कर पाता है। बलोच की पॉपुलेशन है कुल 2%, उनको कहा जाएगा कि आप उठो, और जो बलोचिस्तान ऑफ पाकिस्तान और बलोचिस्तान बलूच पार्ट ऑफ द ईरान मिला के एक देश बना सकते हैं। हो सकता है इसमें, हो सकता है कि इंडिया भी कुछ हेल्प कर दे। तुर्कमेनिस्तान को कर सकते हैं पुश कि करो भाई, आपको यू हैव ए चांस टू एक्सपेंड योर कंट्री। बेसिकली बाल्कनाइजेशन होगा। क्यों होगा? जिससे कि जो ईरान का जो थ्रेट कोशंट है उसको कम किया जा सके। आज की तारीख में ईरान में 100% मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो अनकन्फर्म रिपोर्ट बोलती हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है ईरान की, वो इस्लाम से बहुत तंग आ गई है, और वो वापस जाना चाहते हैं अपने ओरिजिनल रिलीजन पर, या अथीस्ट बनना चाहते हैं जरूर, उसको करा जाएगा प्रमोट। क्रिश्चियन मशीन जो मिशनरीज हैं उन्हें भेजा जाएगा कि कन्वर्ट करो, और दूसरे जो नॉन मुस्लिम रिलीजन्स हैं उनसे बोला जाएगा कि आप करो कन्वर्ट।
सो बेसिकली जो 100% पॉपुलेशन है इस्लाम की, उसको घटा के कम करा जाएगा। जो रेजा पहलवी है, जो कि शाह का बेटा है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया था 1979 में, उसको बुलाया जाएगा कि लेट अस मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाते हैं, जिसको कि बाद में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप में कन्वर्ट हो सकती है। वो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। इन सब पॉसिबिलिटीज के अंदर मोस्ट what may happen in the if we take the cone of possible futures, balkanization of Iran hoga, that is, it seems it is what is going to happen. Iran will not be capable to have an operate a nuclear or missile program, ये तो खत्म होना ही है। IRGC जो है ईरान की जो मिलिट्री विंग है, बेसिकली जो लॉयल टू दिस आयतुल्ला, वो इस्लामिक स्टेट या दाइश जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो सकती है, और उससे भी बुरी। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। जीसीसी कंट्रीज लेस सिक्योर हो जाएं। बलूच पॉपुलेशन बहुत कम है, कुल 2% है, तो वो हो सकता है कि एक अलग देश ना बने, लेकिन एक परमानेंट न्यूसेंस बन जाए। आंख में कंकड़ पड़ गया तो सब ना तो अंदर जाता है ना बाहर होता है, जो भी है। चाइना अपनी रेपुटेशन लूज करेगा एज ए एलाई, क्योंकि किसी भी केस में चाइना खुल के अपने दोस्तों के साथ आगे नहीं आता है, राइट? लोग चाइना पे ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। चाइना इन्वेस्ट करेगा मीडिया में, प्रोपेगेंडा में, यूएसए, इजराइल, जीसीसी कंट्री एंड इस्लामिक टेररिस्ट को लड़ाने के लिए, और जो मेरे ख्याल से उसने चालू भी कर दिया है। चाइना विल बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन रशियन ऑयल। चाइना लॉन्ग टर्म सोचता है, किसी देश को सोचना चाहिए। वो और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा कि मेरा ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो, ये होगा। Chinese weapon systems are largely failed. Again, first is in Pakistan in Operation Sindoor, second time in Venezuela, and now third time in Iran. उनकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन उठेगा, उसके कस्टमर कम हो जाएंगे। और इस पूरे लफड़े में इफ यू नोटिस, रशिया कुछ नहीं बोल रहा है, राइट? हो सकता है रशिया को यूक्रेन एज ए गिफ्ट करा जाए, और क्योंकि जीसीसी ऑयल महंगा होगा, वेनेजुएला के जो ऑयल एसेट्स हैं वो डेवलप होंगे। ये पॉसिबिलिटीज हैं सारी, राइट, जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है। लेट्स सी कि क्या होता है और कितने दिनों में होता है, राइट? आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।